हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे ट्वेल्थ की फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पहले से पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस चार्ज एट रेस्ट। तो किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे या किसी भी कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज है, ठीक है, तो वो चार्ज उसके सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या वो सिर्फ सरफेस पे होगा या उसके अंदर इनसाइड द या थ्रू आउट द वॉल्यूम भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर सरफेस के ऊपर कोई चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। या फिर पोटेंशियल की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा उसकी वजह से डिफरेंट पोजीशन पे। तो ये सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है वो है कि अगर कोई कंडक्टर आपके पास है, जैसे मैंने एक कंडक्टर ले रखा है, तो ये फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कंडक्टर के अंदर हमेशा इनसाइड द कंडक्टर ऑलवेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो हमें इसका प्रूफ भी याद रखना है, एक्सप्लेनेशन भी हमें इसकी याद रखनी है। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज हमेशा रेस्ट पे होता है, चार्ज हमेशा रेस्ट पे होता है। तो कंडक्टर जो है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एवरी कंडक्टर हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। और वो तो फ्री हैं, तो हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स अगर लगेगा तब भी वो ना मूव करने लग जाएंगे। तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे क्या लगेगा, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा। और फोर्स लगेगा तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करने लग जाएंगे, ये मूव करने लग जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम क्या मान के चलते हैं कि चार्ज जो है वो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। तो चार्ज अगर हमेशा रेस्ट पे रहेगा तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर रेस्ट पे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स है वो क्या है, जीरो है। एक्सप्लेनेशन देखो इसकी क्या है, क्या लिखेंगे इसके अंदर। एक्सप्लेनेशन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor always remains at rest, always remains, या ये भी कह सकते हैं do not experience any force, do not experience any force, ये कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। In electrostatics, free electrons inside the conductor do not experience any electric force, do not experience electric force. It means the electric field inside the conductor, is equal to जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूँ कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है, इक्वल टू जीरो। तो ये एक्सप्लेनेशन में हम इसमें लिखेंगे। नाउ सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखो सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर हम कंडक्टर को एक्सेस चार्ज या बाहर से अगर हम उसको चार्ज सप्लाई करते हैं,
अगर हम किसी कंडक्टर को एक्सेस चार्ज सप्लाई करते हैं तो वो एक्सेस चार्ज सिर्फ उसके आउटर सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, सिर्फ उसकी आउटर सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, मतलब उसके अंदर, कंडक्टर के अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं होता। तो एक्सेस चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज, सरप्लस चार्ज, एक्सेस चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एक्सेस चार्ज सप्लाइड टू द कंडक्टर, सप्लाइड टू द कंडक्टर reside only at outer surface, outer surface। तो अगर हम कंडक्टर को एक्सेस चार्ज सप्लाई करते हैं, बाहर से कुछ चार्ज सप्लाई करते हैं, तो वो पूरा चार्ज सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर के आउटर सरफेस पे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, आउटर सरफेस पे रेजाइड होगा। तो कंडक्टर के अंदर, इनसाइड द कंडक्टर द एक्सेस चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू 0। एक्सप्लेनेशन देखो इसकी, वाई बिकॉज वी नो दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 0। तो हमेशा आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिलेगा, इक्वल टू 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कंडक्टर के अंदर जो एक्सेस चार्ज होगा किसी भी पॉइंट पे वो भी 0 होगा? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे 0 है तो एक्सेस चार्ज भी वहाँ पे क्या है, 0 है। क्योंकि अगर मैं गॉसेस लॉ से इसको देखूं, गॉसेस लॉ के एंगल से देखूं, भाई मान लो मैं इसके अंदर एक कहीं भी कंडक्टर के अंदर कहीं भी मैंने एक गॉसियन सरफेस कंसिडर किया, क्या कंसिडर किया, गॉसियन सरफेस, ठीक है, गॉसियन सरफेस। अब मैं इसके ऊपर गॉसेस लॉ अप्लाई करूंगा, तो इस पे मैं गॉसेस लॉ अप्लाई करूंगा तो गॉसेस लॉ से मैं क्या निकालूंगा, इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, सरफेस के ऊपर क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। अब गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे, ई डी ए डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस। क्यू इनसाइड का मतलब यहाँ पे टोटल चार्ज, क्यू इनसाइड किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, व्हाट इज क्यू इनसाइड, एक्सेस चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, एक्सेस चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस। इट मीन्स क्यू इनसाइड इक्वल टू 0, इट मीन्स क्यू इनसाइड इक्वल टू 0। क्यू इनसाइड क्या था भाई, एक्सेस चार्ज था गॉसियन सरफेस के अंदर, तो गॉसियन सरफेस के अंदर एक्सेस चार्ज कितना आ गया, 0 आ गया। ऐसे पूरे कंडक्टर के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो मैं कहीं भी गॉसियन सरफेस लूंगा तो वहाँ पे मेरे को नेट चार्ज, एक्सेस चार्ज मेरे को क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इट मीन्स इनसाइड द कंडक्टर एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर एक्सेस चार्ज इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मेरा था सेकंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर आप किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे, अगर आप किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी चार्ज को मूव करवाते हो, ठीक है, क्या करते हैं, किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाते हैं,
तो आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। वर्क डन, थर्ड पॉइंट क्या कहता है देखो, वर्क डन टू मूव ए चार्ज, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम one point to another point, one point to another point on the surface of a conductor, on the surface of a conductor, आगे लिख लेता हूँ मैं इसको, on the surface of a conductor equal to 0, always equal to 0, always equal to 0। कंडक्टर के सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी चार्ज को मूव करवाने में हमेशा जीरो वर्क डन करना पड़ेगा। अब जीरो वर्क डन क्यों करना पड़ेगा, इसका एक छोटा सा प्रूफ है, वो भी हम देख लेते हैं। मान लो ये कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब कंडक्टर का जो सरफेस होता है, कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई कंडक्टर का सरफेस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। तो ये जो सरफेस है, कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इक्विपोटेंशियल, ठीक है। इक्विपोटेंशियल मीन्स कंडक्टर के सरफेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं कोई भी दो पॉइंट ले लेता हूँ कंडक्टर के सरफेस पे। यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ये है, ठीक है, दिस इज पॉइंट ए। एक मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ ले लिया, दिस इज पॉइंट बी। बोथ पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोनों पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं। वैसे यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा दूर दिखा रखा है, लेकिन दोनों हैं बिल्कुल पास। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्मॉल डी आर, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट और इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस। तो जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, दिस इज इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, इट मीन्स ए एंड बी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोनों बिल्कुल पास हैं, ठीक है, लेकिन हैं अलग अलग पोजीशन पे, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट पे किसी यहाँ से यहाँ किसी मैं चार्ज को मूव करवाऊंगा, ठीक है। मान लो मैंने प्लस क्यू चार्ज ले लिया। अब प्लस क्यू चार्ज को मैं यहाँ से यहाँ मूव करवाऊंगा तो मेरे को कितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन देख लो भाई। वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी मूव कराने में कितना काम करना पड़ेगा, कितना चार्ज आपने मूव कराया, Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों पॉइंट के बीच में। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका dV पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी के बीच में, ठीक है। तो व्हाट इज V, dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, इनके बीच का डिफरेंस है। अब देखो A और B कहाँ पे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हैं। A और B कहाँ पे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हैं। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर हैं तो A और B दोनों पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल सेम होगा तो dV क्या हो जाएगा, 0। हेयर A and B both lies on the surface, on the equipotential surface
हैंस dv विल बी इक्वल टू 0। अगर इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हैं तो दोनों पॉइंट पे क्या सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों पॉइंट के बीच में 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर dv 0 है तो वर्क डन टू मूव a टू b कितना हो जाएगा भाई, 0। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखो, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर। तो फोर्थ पॉइंट हमें क्या है, फोर्थ पॉइंट बताता है कि कंडक्टर के सरफेस पे, ठीक है, ये कंडक्टर है और कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सरफेस के बिल्कुल सरफेस के ऊपर या जस्ट आउटसाइड द सरफेस है, एट द सरफेस और जस्ट आउटसाइड द सरफेस है, क्योंकि अंदर तो 0 होता है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर is always perpendicular या नॉर्मल टू द सरफेस। तो कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो भाई ये आपका मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, अब इसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसको हम 2 तरीके से प्रूव करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वही पहले की तरह 2 पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। these both point are separated by very small distance dr। अब देखो किसी चार्ज को मैं ए से बी मूव करवाऊंगा। ठीक है, अगर मैं उसको ए से बी मूव करवाता हूं तो मुझे कितना काम करना पड़ेगा, 0। वी नो दैट, ये हमने पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किया था। वी नो दैट, इसको हमने प्रूव किया था पिछले पॉइंट में। वी नो दैट वर्क डन टू मूव ए स्मॉल चार्ज q फ्रॉम a टू b विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो जो वर्क डन है वो किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये कह सकता हूं मैं कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मान लो किसी एंगल थीटा पे है, मान लो कि सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के नॉर्मल है, ये हमें प्रूव करना है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी एंगल थीटा पे मान लिया कि भाई थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस चार्ज को मैं मूव करवाऊंगा ए से बी, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो किधर लगाना पड़ेगा, वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगता है। मतलब जो मैं फोर्स यहाँ पे अप्लाई करूँगा वो फोर्स किसके बराबर होगा, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा और उसके अपोजिट होगा। ठीक है, तो दिस इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल पर्सन और एक्सटर्नल एजेंट जो इसको ए से बी लेके जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्स कौन लगाएगा, एक्सटर्नल एजेंट लगाएगा जो चार्ज को ए से बी मूव करवाएगा। और कितना फोर्स लगाएगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके बराबर होगा। और जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स है वो किसके बराबर होता है, चार्ज कितना है और कितना वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये हो गया आपका।
तो F की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, माइनस क्यू ई वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डी आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। ओके, तो जो डॉट प्रोडक्ट है अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड स्मॉल डी आर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों के बीच में जो एंगल है उसका कोसाइन। व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच का एंगल है ये। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी आर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने यहाँ पे अज्यूम कर रखा है इसके अलोंग। तो ये एंगल हो गया थीटा दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये किसके बराबर है भाई, ये आपका 0 के बराबर है। अब यहाँ पे Q 0 है क्या, Q 0 नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ चार्ज है जो आप मूव करवा रहे हो। यहाँ पे हमने ये मान रखा कि सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। हमें ये मान के चलना है ना कि भाई सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसको प्रूव करना है कि वो परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो नॉन जीरो डी आर, दिस बोथ पॉइंट्स आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगी दिस इज विल ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कोस थीटा इज इक्वल टू 0, इट मीन्स कोस थीटा इज इक्वल टू 0 and cos theta is equal to 0, it means theta is equal to 90 degree, theta is equal to 90 degree. So what is theta, theta is the angle between electric field and dr। तो ये थीटा आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा 90 कब होगा भाई, जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इसके सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो थीटा 90 आ गया, तो इसका प्रूफ है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ये हमारा 4th पॉइंट था। अब देखो नेक्स्ट 5th पॉइंट क्या कहता है। 5th पॉइंट कहता है कि जो आपका कंडक्टर होता है किसी भी शेप का, चाहे कोई भी कंडक्टर हो, जो कंडक्टर है उसके सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अगर कोई कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, चार्ज होना चाहिए भाई इसके ऊपर, कोई भी चार्ज कंडक्टर है। 5th पॉइंट क्या कहता है देखो, कोई भी चार्ज कंडक्टर है, चार्ज्ड, अगर चार्ज ही नहीं होगा फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा ही, ठीक है। सरफेस पे भी और अंदर तो होता ही है, चाहे चार्ज हो या अनचार्ज हो, ठीक है। तो ये कोई चार्ज कंडक्टर है, इसके सरफेस के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूँ, कहता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमेशा ऑलवेज किसके बराबर होगा, ये हमेशा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। हियर व्हाट इज सिग्मा, हियर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा आपको क्या लेके चलना है, कंडक्टर की सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो ये हमेशा इसके बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या कहता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, 5th पॉइंट क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज्ड कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इसके बराबर होगा भाई। तो ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसका प्रूफ। मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे सरफेस, इस पॉइंट के ऊपर, इस छोटे से रीजन के ऊपर, इस छोटे से एरिया के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ठीक है, ठीक है। तो भाई अब मैं यहाँ पे ना एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करता हूँ, गॉसियन सरफेस। और यहाँ पे गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ करेंगे, सिलेंड्रिकल। ये मैंने थोड़ा सा बड़ा सिलेंडर लिया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दिखने में बड़ा है, ये एक्चुअल में ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल,
दिस इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो बहुत छोटा सा सरफेस आपको लेना है, ठीक है, बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट लिया ना मैंने यहाँ पे इसके फ्लैट सरफेस के ऊपर, ये पॉइंट जस्ट इसके पास है, जस्ट इसके पास है, जस्ट आउटसाइड है ये पॉइंट इसके, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ ये पॉइंट बिल्कुल यहीं पे है, बिल्कुल यहीं पे है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी जस्ट इसके ऊपर ही है। तो ये बहुत छोटा सा सिलेंडर लेना है आपको, बहुत छोटा सा, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल साइज का सिलेंडर आपको कंसिडर करना है, ठीक है। तो ये जो सिलेंडर है, यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है वो मैंने क्या मान रखी है, वो मैंने सिग्मा मान रखी है। तो ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ये बिल्कुल इसके ऊपर है। तो यहाँ पे चार्ज है, इस सरफेस पे क्या है, चार्ज है। ऐसा मत सोचना कि ये तो इससे बाहर हो गया, यहाँ पे चार्ज कहाँ से आ गया। ये दिखने में बड़ा है लेकिन ये बिल्कुल इसके ऊपर ही है। तो यहाँ पे चार्ज है कुछ, इसके ऊपर क्या है, चार्ज है। ऐसे ही ये भी बिल्कुल जस्ट आउटसाइड है। ये जो सरफेस है वो इस सरफेस से जस्ट इनसाइड है, जस्ट इनसाइड है, ठीक है। तो ये जस्ट इनसाइड है, तो इसके ऊपर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो। तो ये सरफेस इस सरफेस के जस्ट इनसाइड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये जस्ट आउटसाइड है, इससे जस्ट आउटसाइड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। भाई सरफेस से बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है ना, और सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें निकालना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, अगर मैं इस पे गॉसियन लॉ अप्लाई करता हूँ, दिस इज गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। अब इस पे मैं गॉसियन लॉ अप्लाई करता हूँ, अप्लाई गॉसियन लॉ। ये मेरे को प्रूव करना है भाई, ये मेरे को प्रूव करना है। E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, अप्लाई गॉसियन लॉ। गॉसियन लॉ क्या कहता है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस में से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी भी क्लोज सरफेस में से, वो किसके बराबर होगी, वो उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज या नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये मेरे को सोल्व करना है, तो इसको मैं, ये मेरा गॉसियन सरफेस है सिलेंड्रिकल, तो इसको मैं दो पार्ट में सोल्व करूँगा। एक तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस एरिया। इसमें देखो एक तो कर्व्ड सरफेस है, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है, और दो इसमें फ्लैट सरफेस हैं। तो मैं टोटल फ्लक्स निकालनी मेरे को इस पूरे में से, तो मैं जो कर्व्ड सरफेस है उसमें से फ्लक्स निकाल लेता हूँ, और फ्लैट सरफेस में से फ्लक्स निकाल लेता हूँ, और उसको ऐड कर देता हूँ, तो वो टोटल फ्लक्स आ जाएगी आपकी पूरे क्लोज सरफेस में से या गॉसियन सरफेस में से। तो ये मैंने फ्लक्स निकाल ली किस में से, कर्व्ड सरफेस में से, कर्व्ड सरफेस में से, ठीक है। और प्लस अब मैं फ्लक्स निकाल लेता हूँ फ्लैट सरफेस में से, जो दो फ्लैट सरफेस हैं ऊपर नीचे वाला उसमें से, ठीक है, डी ए, ठीक है। ये हो गया भाई, इज इक्वल टू आपका जो है टोटल चार्ज। अब टोटल चार्ज कितना है इसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, इस कंडक्टर का ये जो सरफेस है, कंडक्टर का ये जो सरफेस है, इस पे जो भी चार्ज है ना, इस पे जो भी चार्ज है वो गॉसियन सरफेस के अंदर है। तो इस छोटे से पोर्शन के ऊपर कितना चार्ज होगा, मान लो कि ये जो एरिया है सिलेंडर का, ये जो एरिया है, ये एरिया मैंने डेल्टा ए मान लिया, डेल्टा ए, दिस इज डेल्टा ए, सिर्फ ये क्रॉस सेक्शन एरिया डेल्टा ए है। तो अगर ये डेल्टा ए है तो ये जो सरफेस है कंडक्टर का जो इसके अंदर है, ठीक है ना, तो ये सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, इसके बराबर ही होगा, ठीक है। जितना सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया है उतना एरिया ही इस कंडक्टिंग सरफेस का इसके अंदर होगा, गॉसियन सरफेस के अंदर होगा,
ठीक है। तो ये जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो भी डेल्टा ए है। अब डेल्टा ए एरिया है और यहाँ की जो चार्ज डेंसिटी है, जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा मान रखी है। तो क्या मैं टोटल चार्ज जो है इस वाले पोर्शन पे या गॉसियन सरफेस के अंदर उसको क्या कह सकता हूँ, सिग्मा इंटू डेल्टा ए कह सकता हूँ, ठीक है, अपॉन एप्सिलॉन नोट, अपॉन एप्सिलॉन नोट आ गया। अब देखो ये जो है कर्व्ड सरफेस में, अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इंटीग्रेशन, कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा हूँ भाई मैं, इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए इंटू कोस थीटा, और थीटा किस किस के बीच का एंगल है, थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। अगर मैं कर्व्ड सरफेस पे कहीं भी, ये जो कर्व्ड सरफेस है इस पे कहीं भी कोई एरिया कंसिडर करता हूं तो इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ होगी और इसके नॉर्मल होगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है सरफेस के ऊपर वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और जो आपका एरिया है, जो स्मॉल एरिया है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा भाई, 0 होगा, सॉरी 90 डिग्री होगा, दोनों में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो कर्व्ड सरफेस पे आप कहीं भी स्मॉल एरिया लोगे तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड से हमेशा नॉर्मल होगी, तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे मैं थीटा को 90 डिग्री पुट कर देता हूँ, ठीक है, प्लस आपका जो फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस पे निकाल लो। फ्लैट सरफेस में देखो दो फ्लैट सरफेस हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। जो इनसाइड वाला सरफेस है इस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहाँ तो फ्लक्स हो जाएगी 0, सिर्फ आपको इसमें से फ्लक्स निकालनी है। तो इसमें फ्लक्स क्या होगी, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ का जो एरिया है वो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर कोई भी एरिया लेता हूँ तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, और सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो भी परपेंडिकुलर ही होता है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में और सरफेस एरिया की डायरेक्शन में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमें कोस 0 लेना है, इसको कोस 0, और राइट साइड में क्या था आपका सिग्मा डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये था। ये पूरी टर्म आपकी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अब इसको सोल्व करो, देखो इसमें कोस 0 क्या हो गया, कोस 0 1 हो गया, तो ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लो, ठीक है, तो ई को बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका डी ए इज इक्वल टू, ये सिर्फ मैं फ्लैट सरफेस की बात कर रहा हूँ भाई, फ्लैट सरफेस की, और ये आपका आ गया सिग्मा डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो डेल्टा ए का डी ए का इंटीग्रेशन, तो इसमें ये टोटल एरिया हो जाएगा फ्लैट सरफेस का, टोटल एरिया हो जाएगा फ्लैट सरफेस का, और फ्लैट सरफेस का जो टोटल एरिया है ये और ये, इसको नहीं लेना, सिर्फ इसको लेना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो सिर्फ ये वाला सरफेस एरिया लेंगे, तो ये सरफेस एरिया, इस सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो मैंने क्या मान रखा है, डेल्टा ए मान रखा है। तो इंटीग्रेशन डी ए की जगह क्या आ जाएगा, ई इंटू डेल्टा ए इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा ए अपॉन एप्सिलॉन नोट। डेल्टा ए से डेल्टा ए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पे प्रूव हो गया, वो उसके बराबर आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सरफेस के ऊपर हमेशा क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर होगा, ठीक है। ये हमारा 5th पॉइंट था। अब लास्ट और 6th पॉइंट जो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो 6th पॉइंट है वो क्या कहता है कि भाई अगर जो कोई भी कंडक्टर है, तो कंडक्टर का जो सरफेस है, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चार्ज कंडक्टर है, मान लो चार्ज उसके ऊपर, तो ये कहता है कि जितना पोटेंशियल सरफेस के ऊपर होगा, जितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर के सरफेस के ऊपर होगा, उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंडक्टर के अंदर होगा हर पॉइंट पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर क्या कहता है, देखो ये कोई भी कंडक्टर है, मान लो ये पॉइंट है आपका कोई एक, यहाँ पे पोटेंशियल, ये ए पॉइंट मान लिया, यहाँ पे पोटेंशियल मान लेता हूँ मैं वी ए, ठीक है। तो कंडक्टर के सरफेस पे तो क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। तो कंडक्टर के सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, वी ए है। अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ अंदर, कंडक्टर के अंदर, सपोज दिस इज पॉइंट बी, कहता है कि यहाँ भी पोटेंशियल उतना ही होगा जितना ए पे है। तो ये पॉइंट कहता है कि पोटेंशियल एट ए
और पोटेंशियल एट बी बराबर होंगे। ठीक है, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, जितना सरफेस के ऊपर पोटेंशियल है उसके बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो 6th पॉइंट आपका क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point inside the conductor is always equal to electric potential at the surface of conductor। तो भाई जितना सरफेस पे है उतना ही कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे उतना ही क्या होता है, पोटेंशियल होता है। और ये हमें प्रूव भी करना है। तो प्रूव करना बहुत ही आसान है। कैसे, यहाँ पे देखो, अगर मैं ए से बी किसी चार्ज को मूव करवाता हूँ, ए से बी किसी चार्ज को मूव करवाता हूँ तो कितना काम करना पड़ेगा, वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू क्यू, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का बी माइनस पोटेंशियल एट ए। ये रिलेशनशिप है। ठीक है, वर्क डन में और पोटेंशियल डिफरेंस में, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो, क्या हमें किसी चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराने में वर्क करना पड़ेगा। देखो भाई, वर्क डन क्या होता है, फोर्स कितना लगा रहे आप, फोर्स अप्लाइड बाय एक्सटर्नल एजेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है। ठीक है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपका ये आ गया क्यू और वी बी माइनस वी ए। ठीक है भाई, अब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको इस Q के ऊपर, इसको A से B तक मूव कराने में। और A से B कैसे मूव कराना है इसको, बिना किसी एक्सेलरेशन के, स्लोली। अगर मैं इस चार्ज को बिना एक्सेलरेशन के, मीन्स धीरे धीरे, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मूव करवाता हूँ तो मुझे इस पर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ता है जितना इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसके बराबर और अपोजिट। लेकिन कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस कंडक्टर के अंदर ए से बी क्यू को मूव करवाने में कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स होता तब मेरे को फोर्स लगाना पड़ता ना, क्योंकि मैं जो फोर्स लगाता हूँ वो किसके अगेंस्ट लगाता हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट लगाता हूँ, उसके अपोजिट में लगाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फोर्स ही नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस पर फोर्स क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो लगेगा। और इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो लगेगा तो मेरे को जो एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा वो भी क्या लगाना पड़ेगा, वो भी जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो के बराबर है। अगर ये जीरो के बराबर है तो बेटा ये पूरी टर्म आपकी जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो F ये पूरा जीरो आ गया, Q वी बी माइनस वी ए। अब क्या Q जीरो है, नहीं है। इट मीन्स वी बी माइनस वी ए जो है वो जीरो के बराबर है, और जो वी बी है वो किसके बराबर है, वी ए के बराबर है। ये हमें प्रूव करना था, दैट्स प्रूव्ड। ओके, तो ये मेरा 6th पॉइंट था। एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, 7th पॉइंट। ठीक है, 7th पॉइंट क्या कहता है कि भाई अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और अगर हम उस कंडक्टर को एक्सेस चार्ज सप्लाई करते हैं, बाहर से उसको चार्ज सप्लाई करते हैं, तो हमने अभी पढ़ा था, पहले पॉइंट में पढ़ा था कि वो एक्सेस चार्ज उसके सरफेस के ऊपर, आउटर सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट विल रेजाइड ऑन द आउटर सरफेस ओनली। अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, कैसा होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वो हम देख लेते हैं। तो 7th पॉइंट कहता है एक्सेस चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ ए
कंडक्टर, ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट in such a way so that electric potential ऐसे लिख देते हैं, so that surface become equipotential, so that surface becomes इक्विपोटेंशियल। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि उसका जो सरफेस है वो कैसा हो जाए, इक्विपोटेंशियल बन जाए। ठीक है, तो अगर हम कंडक्टर को बाहर से चार्ज सप्लाई करते हैं, अगर हम उसको एक्सेस चार्ज सप्लाई करते हैं, तो वो एक्सेस चार्ज कंडक्टर के सरफेस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि भाई इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा कि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो सरफेस है कंडक्टर का वो क्या बन जाए, इक्विपोटेंशियल बन जाए, मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाए। ठीक है, तो इसमें जो चार्ज डेंसिटी होती है सरफेस के ऊपर, जो चार्ज डेंसिटी होगी, इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रिलेशनशिप आपको याद रखनी है। ठीक है, इसका जो प्रूफ है वो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता भी दूंगा उसको। व्हाट इज सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड व्हाट इज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है भाई। ठीक है, देखो ये कुछ ऐसा है कि मान लो ये कोई भी एक सरफेस है, अब इस सरफेस में मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग वो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है।